नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज के पहले दिन बारिश और खराब रोशनी के कारण खेल में खलल पड़ा। खेल रोके जाने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट गंवाकर 139 रन बना लिए थे। शान मसूद और बाबर आजम क्रीज पर थे। बाबर आजम ने अपना 14वां अर्धशतक पूरा किया और वो 69 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि शान मसूद 45 रन पर क्रीज पर थे। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान के 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। आबिद अली सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान अजहर अली खाता भी नहीं खोल पाए। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, शुरुआती झटकों के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत हद तक संभाल लिया है। खासतौर से बाबर आजम ने जमकर बल्लेबाजी की कल। या बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक ही वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज उनके पास है, बाबर आजम, और उसने एक बार फिर अपने आप को साबित किया है, क्योंकि इंग्लैंड में उनका दूसरा ही टेस्ट मैच था और उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी की है, सकारात्मक रवैये से बल्लेबाजी की है और आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी की। 44 पर 2 के बाद जिस तरह उभर कर आई है पाकिस्तान टीम, ऐसा लगता है कि इस समय पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता। बिल्कुल, और अगर आप कप्तान अजहर अली का जिक्र करें तो वो 0 पर आउट हो गए, कोई भी रन नहीं बना सके और पिछले 10 इनिंग्स में सिर्फ 2 इनिंग्स ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया। तो बहुत ही बैड फॉर्म से जा रहे हैं अजहर इस समय। यहाँ अजहर के लिए चिंता का विषय, क्योंकि ये एक तो कप्तान है और फिर प्रारंभिक बल्लेबाज से अब वो 3 नंबर पर आ गए, तो कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी के क्रम में भी उन्होंने बदलाव किया है, लेकिन अभी तक नतीजा वही ढाक के 3 पार। तो कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी में, अपनी परफॉर्मेंस में उनको सुधार करना होगा, क्योंकि कप्तान को आमतौर पर ही हैज टू लीड फ्रॉम फ्रंट। और अशोक जी, एक बात और खास है कि आमतौर पर 2 लेग स्पिनर्स के साथ कोई टीम खेलती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने यासिर शाह को भी शामिल किया और शादाब खान को भी टीम के अंदर लिया है। या और यही कारण हो सकता है कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है, क्योंकि ये विकेट ऐसा है जिसमें चौथे या 5वें दिन स्पिनर्स को मदद मिलने की संभावना, और जब आप 2 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं और खासकर लेग स्पिनर्स आमतौर पर इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं उनको ज्यादा रास नहीं आते, क्योंकि बैक ऑफ द हैंड जो गेंदबाज हैं वो हमेशा इंग्लैंड की बल्लेबाजी को आमतौर पर परेशान करते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट का पहला दिन आंकड़ों के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण रहा? स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच लगातार 2 टेस्ट की मेज़बानी करने के बाद अब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच भी टेस्ट की मेज़बानी कर रहा है। इस तरह ओल्ड ट्रैफर्ड लगातार 3 टेस्ट की मेज़बानी करने वाला इंग्लैंड का पहला टेस्ट ग्राउंड बन गया है। इसके अलावा मेलबर्न, सिडनी और जोहान्सबर्ग ने भी 3-3 टेस्ट लगातार आयोजित किए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा लगातार 5 टेस्ट की मेज़बानी करने का श्रेय हरारे को हासिल है। पाकिस्तान का पहला विकेट केवल 36 रन पर गिरा था। इससे इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की ज़मीन पर 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं होने का पिछले 24 साल का पाकिस्तान का सिलसिला बरकरार रहा है। अंतिम बार 106 रन की साझेदारी सईद अनवर और आमिर सोहेल ने 1996 में ओवल में की थी। पाकिस्तान के ओपनर अजहर अली का एशिया से बाहर खराब प्रदर्शन बरकरार है। पिछली 10 पारियों के दौरान अजहर केवल 2 बार दोहरे अंक से आगे जा सके हैं। इस टेस्ट से पहले तक आबिद अली का औसत 107 था, लेकिन पहले टेस्ट की पहली पारी में 16 रन पर आउट होते ही उनका बल्लेबाजी औसत गिरकर 84.25 का हो गया है। हालांकि यह उनका केवल चौथा टेस्ट मैच है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी टीम में 2 विशेषज्ञ लेग स्पिनर शादाब खान और यासिर शाह को शामिल किया है। इंग्लैंड की ज़मीन पर अरसे बाद किसी टीम ने 2 लेग स्पिनर को शामिल किया है। इससे पहले ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलिया ने 1961 में रिची बेनो और बॉबी सिम्पसन के रूप में 2 लेग स्पिनर को टीम में शामिल किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के बाबर आजम एकमात्र बल्लेबाज है जिनका बल्लेबाजी औसत 100 से ज़्यादा है। चैंपियनशिप में बाबर आजम का यह 6ठा टेस्ट मैच है। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ट्रायल के तौर पर इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैच की सीरीज से फ्रंट फुट नो बॉल का फैसला मैदान की बजाय टीवी अंपायर करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कल इसकी घोषणा की। वनडे में भी पहली बार 2016 में
पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच हुई सीरीज से इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आईसीसी ने कहा कि फ्रंट फुट नो बॉल टेक्निक के रिव्यू के बाद फ्यूचर में इसका इस्तेमाल जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा। अभी तक नो बॉल तय करने का अधिकार फील्ड अंपायर का होता था, लेकिन नए सिस्टम के तहत टीवी अंपायर हर गेंद के बाद गेंदबाज का जो आगे का पैर है वो चेक करेंगे और फील्ड अंपायर को ये बताएंगे कि ये गेंद लीगल है या नहीं। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच खत्म हुई वनडे सीरीज के सभी 3 मैचेस में फ्रंट फुट नो बॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, इस साल ऑस्ट्रेलिया में हुए महिला T20 वर्ल्ड कप में भी फ्रंट फुट नो बॉल पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था। आईपीएल के दौरान बायोसिक्योर बबल से टीमों को अब परेशानी होने लगी है। यूएई में 6 के बजाय क्वारंटीन का पीरियड 3 दिन करने और लीग के दौरान फैमिली के साथ डिनर के लिए भी बीसीसीआई से मंजूरी मांगी जा रही है। बीसीसीआई ने आईपीएल टीमों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके मुताबिक खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की यूएई में क्वारंटीन होने के दौरान पहले, तीसरे और छठे दिन कोरोना की जांच की जाएगी। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें प्रैक्टिस की मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद 53 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में हर 5वें दिन खिलाड़ियों की जांच होगी। बीसीसीआई ने टीमों को 20 अगस्त के बाद ही यूएई रवाना होने के लिए कहा था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स समेत कुछ टीमें वहां जल्दी जाना चाहती हैं। इस मामले पर भी फ्रेंचाइज ने बोर्ड से पूछा है कि क्या टीमों को 20 की बजाय 15 अगस्त के बाद यूएई जाने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि उन्हें प्रैक्टिस और माहौल के हिसाब से ढलने का पूरा समय मिल सके। बीसीसीआई ने टीमों के लिए एसओपी का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें खिलाड़ियों के परिवार और टीम मालिकों को भी बायोसिक्योर बबल में रहना होगा। टीमें चाहती हैं कि बीसीसीआई इस क्लॉज की समीक्षा करे। एसओपी के मुताबिक टीम ओनर और खिलाड़ियों के परिवार के लोग भी तब तक उनसे नहीं मिल सकेंगे जब तक वे बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं होते। लेकिन फ्रेंचाइज का कहना है कि ओनर और फैमिली 3 महीने तक इस बबल में नहीं रह सकते हैं। आईसीसी की कल जारी वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। कोहली रोहित के अलावा शिखर धवन 17वें नंबर पर हैं। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक स्थान फिसलकर 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग धोनी को पीछे छोड़ते हुए अब 26वीं पोजीशन पर हैं। धोनी ने पिछला मैच 10 जुलाई को वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। गेंदबाजी रैंकिंग में अकेले भारतीय जसप्रीत बुमराह दूसरी पोजीशन पर हैं। वे टॉप 10 में अकेले भारतीय गेंदबाज हैं। भारतीय राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने ओलंपिक कोर ग्रुप के निशानेबाजों के लिए जो मैंडेटरी नेशनल ट्रेनिंग कैंप था, उसे इंडेफिनिटली स्थगित कर दिया है। एनआरएआई ने कहा कि कोविड-19 के दौरान उसके निशानेबाजों और कोचों का स्वास्थ्य और सुरक्षा उनकी टॉप प्रायोरिटी है। एनआईएआई ने अगस्त के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय शिविर आयोजित करने का फैसला किया था, लेकिन एक जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी से उपजे हालात के मद्देनजर इस कैंप को तब तक पोस्टपोन करने का फैसला किया गया है जब तक हालात ट्रेवल के लिए सुरक्षित और उपयुक्त न हो जाएं। दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी परिसर में कोच के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद पिछले गुरुवार से ट्रेनिंग को स्थगित कर दिया गया था। युवा भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल को ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में सीधे एंट्री मिली है। वे पहली बार सीधे मेन ड्रॉ में खेलेंगे। पिछली बार वे क्वालिफाई करके पहुंचे थे, तब सुमित पहले ही राउंड में उनके ड्रीम प्लेयर रॉजर फेडरर से हारे थे। सुमित का पिछले साल पहला ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन था। वे 25 साल से कम उम्र में किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी थे। कोरोना के कारण 31 अगस्त से शुरू हो रहे यूएस ओपन से फेडरर और नडाल समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिए हैं। इस कारण ऑर्गेनाइजर्स ने क्वालिफाइड खिलाड़ियों की नई लिस्ट जारी की, जिसमें वर्ल्ड रैंकिंग में 127वें नंबर तक काबिज सुमित को एंट्री मिल गई। रैंकिंग के लिहाज से सुमित आखिरी खिलाड़ी हैं जिन्हें डायरेक्ट एंट्री दी गई है। सुमित 2015 में विंबलडन जूनियर डबल्स के चैंपियन भी रहे। 1999 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब नडाल और फेडरर दोनों किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के मेन ड्रॉ में दिखाई नहीं देंगे।
19 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नडाल के पास यूएस ओपन में फेडरर के 20 खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करने का एक बेहतरीन मौका था। तो खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, connect@sportszindagi.com। कल इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।